बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस या डिफेंसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ या पाकिस्तान पेनल कोड। पाकिस्तान पेनल कोड के डिफेंसेस हैं या एक्सेप्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। वो एक्सेप्शंस जो हैं सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक हैं। जनरल डिफेंसेस क्या, यानी अगर एक अक्यूज्ड किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल हुआ है तो वो उस लायबिलिटी से आज़ाद हो सकता है, बरी हो सकता है कोई भी डिफेंस देके। अगर उसने किसी का कत्ल किया वहां पर ये कह सकता है कि मैंने ये प्राइवेट डिफेंस में किया। इस तरह के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, डिफेंसेस हैं। इसको मैंने 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। दूसरे वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। अब अगर जो अक्यूज्ड है खुद वो डिफेंसेस प्लीड नहीं करता लेकिन कोर्ट को एविडेंस से क्लियर हो जाता है इस सिचुएशन में ये डिफेंस लगेगा, तो वो खुद सुओ मोटो वो डिफेंसेस लगा देगी और उसको आजाद कर देगी। 6 में कहता है अगर कोई भी बंदा बाउंड बाय लॉ है और मिस्टेक का फैक्ट के बुनियाद पर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी को नुकसान होता है तो वो बंदा लायबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाला है, बाउंड बाय लॉ है, उसको ऑर्डर मिला है कि आप बी को शूट करो। तब वो बी को शूट करने जाता है, एक बंदे को देखता है, वो बंदा होता है सी, लेकिन पुलिस वाले का बिलीव यही होता है गुड फेथ में सी है, यही बी है, यही क्रिमिनल है, उसको मार देता है, तो यहाँ पर पुलिस वाला बाउंड बाय लॉ नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 77 है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अब जब कोई जज है जुडिशियली कोई काम कर रहा है, कोई फैसला सुनाता है लॉ के अंडर, तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा। अगर एक जज ने किसी मर्डर कन्विक्टेड पर्सन को सजाए मौत सुना दी, ये जज के लिए कोई ऑफेंस नहीं होगी। 78 में कहता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कोई ऑथराइज्ड बंदा कोई एक्ट करता है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जज ने ऑर्डर दिया कि इस बंदे को फांसी दो, तो जज खुद तो उसको फांसी नहीं देगा, कोई और ऑथराइज्ड बंदा होगा जो उसको फांसी देगा। अब जो बंदा उसको फांसी देगा वो भी लायबल नहीं होगा। और 79 में कहता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई भी बंदा कोई एक्ट करता है और वो बिलीव करता है कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, भले ही वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बुनियाद पर वो एक्ट करे, ये भी ऑफेंस नहीं हो गया। अब मिसाल के तौर पर एक नेब की टीम है, को ऊपर से ऑर्डर मिला है कि फलां घर की इन्वेस्टिगेशन करो। अगर वो उस घर में जाते हैं तो वो घर वाला पे ट्रेसपास का या किसी और ऑफेंस का केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एक्ट था ये जस्टिफाइड बाय लॉ। अब वो नेब वाले भले ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बुनियाद पर किसी और बंदे के घर में चले जाए, उनको ऑर्डर मिला के एक घर है ए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करो, वो गलती से बी के घर में चले जाते हैं, ये भी उनके लिए ऑफेंस नहीं होगी। 80 है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। अगर कोई भी बंदा लॉफुल एक्ट करता है ड्यू केयर और अटेंशन के साथ, उस एक्ट की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा। जैसे कि अगर एक बंदा कार पे जा रहा है, वो लॉफुल एक्ट है, अपनी ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अपनी लाइन में जा रहा है और अचानक कोई और बंदा आगे आ जाता है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए ये लायबल नहीं होगा कि ये एक एक्सीडेंट माना जाएगा। 81 में कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अगर एक बंदे ने कोई एक्ट किया वहां पर उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, एक बड़े हार्म से बचने के लिए उसने एक छोटा हार्म किया, ये एक वैलिड डिफेंस है। एक रेलगाड़ी जा रही थी, 2 ट्रैक्स थी, एक ट्रैक पे 5 लोग बंधे हुए थे, एक पे एक ही बंदा बंधा हुआ था। वो बंदा उस ट्रेन का रुख एक बंदे की तरफ कर देगा, कहेगा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा नुकसान करते हैं। सेक्शन 82 में कहता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज। अगर 10 साल से छोटा बच्चा है वो कोई भी एक्ट करता है तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। 83 में कहता है अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है, 14 साल से उसकी उम्र कम है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इमेच्योर है, अभी भी वो इमेच्योर है, वो सही गलत का पता नहीं, जो एक्ट कर रहा है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का उसको पता नहीं, तो वो भी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। 84 में कहता है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। अगर पागल आदमी कोई एक्ट करता है तो वो भी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। 85 में कहता है अगर एक बंदे को की कंसेंट के बिना जबरदस्ती नशा दिया गया, इंटॉक्सिकेट किया गया और उस नशे में अगर वो कोई भी एक्ट करता है वो भी ऑफेंस नहीं होगी। 86 में कहता है कि अगर उस बंदे ने खुद नशा किया है, उस नशे में अगर वो एक्ट करता है, ऐसा माना जाएगा कि उस बंदे को नॉलेज थी कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ कि कौन से नतायज निकल सकते हैं, भले ही उस नशे में उस बंदे की नॉलेज ना हो, लेकिन कोर्ट यही अज्यूम करेगी कि इसकी ये नॉलेज थी। एक बंदा नशे में किसी को मारता है, भले ही उसको नॉलेज ना हो किसी को मारा है, कोर्ट ये अज्यूम करेगी कि इसको ये नॉलेज थी कि ये इसको मार रहा है, बंदे को वो सजा देगी। 87 में कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। इसमें कहता है कि जहां पर जो बंदा एक्ट कर रहा है अगले बंदे की कंसेंट शामिल है और जो ये एक्ट कर रहा है का कोई भी इंटेंशन नहीं है और ना ही इसको ये नॉलेज है कि इस एक्ट की वजह से किसी की डेथ काज हो सकती है या किसी को ग्रेवियस हर्ट हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक
क्रिकेट खेली जा रही है, जो बॉलिंग कर रहा है, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना ही उसको नॉलेज है कि जो बैट्समैन है ये मेरे बॉल से मर जाएगा। उस बैट्समैन की कंसेंट शामिल होती है, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। इस सिचुएशन में अगर वो बैट्समैन मर जाता है या उसको ग्रेवियस हर्ट हो जाता है तो ये बॉलर लाइबल नहीं होगा। जो बैट्समैन है कंसेंट दे रहा है, जो बॉलर है जो कंसेंट दे रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सेक्शन 88 कहता है नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। एक बंदे के बेनिफिट के लिए उस बंदे की कंसेंट से गुड फेथ में अगर कोई भी बंदा काम करता है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, वो बंदा लाइबल नहीं होगा। अब अगर एक डॉक्टर है बंदे की ऑपरेशन करता है उसके बेनिफिट के लिए उसकी कंसेंट से, इस सिचुएशन में अगर वो बंदा मर जाता है, डॉक्टर लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था इसको मारने का, बेनिफिट के लिए ही वो ऑपरेशन कर रहा था। सेक्शन 89 भी इसी तरह है, यहाँ पर बच्चे के बेनिफिट के लिए वो काम किया जाता है। 88 में वो बंदे के बेनिफिट के लिए वो काम कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था। यहाँ पर बच्चे के लिए या इंसान बंदे की बेनिफिट के लिए वो बंदा गुड फेथ में गार्जियन की कंसेंट से कोई काम करता है, वो बंदा लाइबल नहीं होगा। आप यहाँ पर भी मिसाल ले लें, अगर एक डॉक्टर चाइल्ड की ऑपरेशन करता है, इस चाइल्ड के गार्जियन की कंसेंट से, या एक इंसान पर्सन की, अनसाउंड माइंड पर्सन की ऑपरेशन करता है, इस चाइल्ड को कुछ हो जाता है या अनसाउंड माइंड पर्सन को कुछ हो जाता है, तो वो डॉक्टर लाइबल नहीं होगा। सेक्शन 90 में कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर मिसकंसेप्शन और फियर। अगर एक बंदे की कंसेंट कंसेप्शन से या उसको डर दे के ली गई है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सिचुएशन में बंदा 87, 88 या 18 का डिफेंस नहीं दे सकता कि बंदे की कंसेंट शामिल थी। इन सारे सेक्शंस को याद करने की एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। NCCUII। अब N पे है नो इंटेंट, D पे है चाइल्ड अंडर 10 इयर्स ऑफ एज, दूसरी C पर है चाइल्ड अंडर 14 इयर्स ऑफ एज, 2 पे है अनसाउंड माइंड पर्सन, एक I पे है इंटॉक्सिकेशन को जबरदस्ती दी गई है, दूसरी I पे है इंटॉक्सिकेशन जो उसने खुद की है। 87, 88 और 89। 7 पे आप क्रिकेट को रख लें, बंदा क्रिकेट खेल रहा है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो बॉलिंग करा रहा था, कोई भी इंटेंशन नहीं था, उसको पता था कि मेरे इस बॉल करने से इसको ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा या इसकी डेथ हो जाएगी, वो बंदा ये डिफेंस दे सकता है। 88 में पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो लाइबल नहीं होगा। 89 में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो भी लाइबल नहीं होगा। 90 में कंसेंट बाय फियर, डर में आके कोई बंदा कंसेंट देता है, डर से उससे कंसेंट ली जाती है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। 91 में कहता है एक्सक्लूशन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। अब जो एक्ट्स खुद ही एक ऑफेंस है, उनके लिए अगर बंदे की कंसेंट भी शामिल है फिर भी वो ऑफेंस ही होगी। अब मिसाल के तौर पर एक लड़की एबॉर्शन करवाने जाती है, एबॉर्शन करवाना एक ऑफेंस है, तो अगर इस लड़की की यहाँ पर कंसेंट शामिल भी है फिर भी ये ऑफेंस ही होगी। डॉक्टर इसकी एबॉर्शन करता है, ये नहीं कह सकता कि लड़की की कंसेंट शामिल थी। सेक्शन 92 में कहता है एक डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट ए कंसेंट। अगर एक बंदा मरने की हालत में है, सीरियस कंडीशन में है, उसका इलाज करता है डॉक्टर गुड फेथ में, उसकी वहाँ पर कंसेंट शामिल नहीं है कि वो बंदा खुद बेहोश है, ना उसका कोई गार्जियन है से वो डॉक्टर उसकी कंसेंट ले। अगर वो डॉक्टर देर करता है तो वो बंदा मर भी सकता है, तो उसके बेनिफिट के लिए उसकी कंसेंट के अलावा अगर वो डॉक्टर कोई एक्ट करता है, वो बंदा मर जाता है, तो ये ऑफेंस नहीं होगी, वो डॉक्टर इस डिफेंस का हवाला दे सकता है। सेक्शन 93 में कहता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर एक डॉक्टर गुड फेथ में किसी को कहता है कि आपको कैंसर है, वो मर जाता है शॉक में, ये ऑफेंस नहीं होगी। और 94 में कहता है एक्ट टू व्हिच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अगर एक डकैत की गैंग किसी बंदे को कंपेल करके उससे कोई एक्ट करवाती है, वो एक्ट मर्डर स्टेट ऑफेंसेस अलावा कोई और एक्ट हो, ताला तोड़ना हो गया, लॉक खोलना हो, तो ये ऑफेंस नहीं होगी उस बंदे के लिए को धमकी दी गई। सेक्शन 95 में कहता है एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म। एक बंदा कोई एक्ट करता है उससे बहुत ही छोटा नुकसान होता है, एक चमचा चुरा के गया, एक प्लेट चुरा के गया, तो ये भी ऑफेंस नहीं होगी। अब इन सेक्शंस को याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। MNCCS। एम पे आप कह दो कि मिसकैरेज, उसका मिसाल याद करो, आपको सेक्शन याद हो जाएगा। इन पर नो कंसेंट, बंदे की कंसेंट शामिल नहीं थी लेकिन डॉक्टर ने गुड फेथ में काम किया। और सी पे है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, दूसरी सी पे है कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, एस पे है स्लाइट हार्म। सेक्शन 96, 97, 98 ये तीन अलग सेक्शंस हैं। सेक्शन 96 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो वो बंदा एक्सरसाइज करता है तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं है। 97 इसको बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बॉडी को भी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरे की बॉडी को भी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन 98 में कहता है अगर एक अनसाउंड माइंड पर्सन एक्ट करता है, रिएक्शन में उस अनसाउंड माइंड पर्सन पर उतना ही एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है जितना एक आम आदमी पे किया जाएगा। अगर एक अनसाउंड माइंड पर्सन एक बंदे को मार रहा है, उसको तो पता नहीं कि मैं कौन सा एक्ट कर रहा हूँ, बदले में वो बंदा उसको
मार सकता है जैसे कि एक नॉर्मल आदमी उस पर अटैक कर रहा है। ये 3 सेक्शंस अलग हो गए। सेक्शन 99 में रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। सेक्शन 100, 101, 102 बॉडी के बारे में है कि अगर एक बंदे की बॉडी को कोई नुकसान हो रहा है, अपनी बॉडी को बचाने के लिए वो बंदा कौन सी सिचुएशंस में डेथ काज कर सकता है, ये 100 सेक्शन में बताया गया है। 101 में बताया गया है अगर उन सिचुएशंस के अलावा कोई और सिचुएशंस हैं, वो बंदा डेथ के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकता है। 102 में बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक कंटिन्यू होगा और कब कमेंट्स होगा। अगर एक बंदा किसी को मारने जा रहा है, वो बंदा उसको टर्न में एक डंडा मारता है और वो बंदा भाग जाता है, तो यहाँ पर उसकी डेथ का एक अंदेशा खत्म हो गया। इस सिचुएशन में ये बंदा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो बंदा भाग गया। ये 3 सेक्शंस अलग हो। ये 3 सेक्शंस बॉडी के लिए हैं और नीचे वाले 3 सेक्शन 103, 104 और 105 प्रॉपर्टी के बारे में है। एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कौन सी सिचुएशंस में किसी बंदे की डेथ काज कर सकता है, 103 में बताया गया है। 104 में कहता है उन सिचुएशंस के अलावा अगर कोई और सिचुएशन है, वो बंदा डेथ के अलावा कोई और इंजरी उसको दे सकता है। 105 में कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। इसमें बताया गया है कि जब तक उसकी प्रॉपर्टी को खतरा होगा तब तक कंटिन्यू रहेगा, जब खतरा शुरू होगा तब वो शुरू होगा। खतरा अगर टल गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी टल गया। यानी एक बंदा अगर हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, उसको बंदा गोली मार सकता है, लेकिन अगर वो बंदा वापस चला गया, खतरा भी टल गया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिरी सेक्शन है सेक्शन 106। अगर एक भीड़ है, सारी भीड़ एक बंदे पे अटैक करने आ रही है और उस भीड़ में कुछ इनोसेंट पर्सन्स भी है, वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए उस भीड़ पर शूट कर सकता है। अगर वो इनोसेंट पर्सन्स को कुछ हो जाता है उस प्राइवेट डिफेंस में, तो ये उस बंदे के लिए कोई ऑफेंस नहीं होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मेरे चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपका लॉ का ग्रुप है तो उसमें ये वीडियो लाजमी शेयर करें, आपकी मेहरबानी होगी। और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।